जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो आपके विशेष डिमांड पे आज हम लोग इस वीडियो में ज्यामिति शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए। और हमने पहले भी आपको बता रखा है कि 9th के बच्चे अगर कोई होंगे तो उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें पहले पता चल जाएगा कि आपको कितनी बातें आपको समझ में आती है। तो हम आपके लिए एक बेहतरीन और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ इस बैच को शुरू कर रहे हैं। और जिन विद्यार्थियों को अभी तक ज्यामिति में प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी, नहीं समझ पाते थे तरीके को, तो अब से वह तकलीफ़ दूर होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। यही आपका सबसे प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें आसान लगने लगे तो उसे छोड़ देंगे और हार्ड लगने लगे तो वो समझ में नहीं आ रहा तो भी छोड़ देंगे। एक स्तर से पढ़ाई करनी है हम लोगों को। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे पढ़ाई कर लिया, कोई वीडियो देख लिया, अभी कोई वीडियो वो देख लिया, कभी वो वीडियो बना दिया, कभी वो वीडियो। बिल्कुल क्लास की तरह चलेगी क्लासेज, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते हैं। लेकिन देखिएगा, ऑनलाइन क्लास है तो लड़के क्या सोचते हैं ना, उन्हें सिर्फ कंटेंट चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब हम प्रश्न को बनाने से पहले क्या क्या तर्क सोचते हैं कि सवाल में कौन सा रूल लगेगा, कौन सा ऐसा विधि लगाया जाए कि यह सवाल बन जाए। जबकि अपने टीचरों को देखे होंगे तो आते हैं और बना देते हैं फटाक से। क्यों? उनके पास इतना कॉन्सेप्ट कैसे है, आपके पास क्यों नहीं है? तो वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर आना चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। इस क्लास में हम लोग समझेंगे क्या क्या, उसे मैं पहले एक छोटा संक्षेप बात में आपके पास विस्तार पूर्वक तो नहीं, लेकिन एक संक्षेप में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जैसे ज्यामिति सिर्फ नाम का है, मूलतः चैप्टर का नाम त्रिभुज है और इसी त्रिभुज को हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th के बच्चों के लिए। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि नंबर बढ़ गया है, डबल हो चुकी है। लेकिन हमें नंबर के लिए नहीं पहले पढ़ना है, पहले पढ़ना है कॉन्सेप्ट के लिए। जब आपके पास सही जानकारी होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से कोई भी सेट बनाइएगा तो आपसे सवाल बनेंगे। तो आज का हमारा मेन पर्पस क्या है कि आपको बेहतर कंटेंट देना, अच्छे से सिखाना। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं। और अभी मैं आपको कहूँगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो मत करो, आप लास्ट में करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तब लगे कि कुछ यहाँ से मिलने वाला है, तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे भी फीडबैक चाहिए कि बच्चे लोग हमारे प्रति क्या सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि क्लास में क्या क्या चलती है और क्या क्या पढ़ना होता है। मूलतः इसमें आपको 3 चीज पढ़ना है। ठीक है, पहला पढ़ना है बुआ थेल्स प्रमेय, दूसरा पढ़ना है समरूप आकृति समरूप त्रिभुज, और तीसरा पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। अगर इन सारी चीजों को ध्यान से अगर पढ़ लिया जाए तो आपसे हम कहते हैं कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अगर मान लिया जाए कि नहीं भी कोई प्रश्न बनाए होंगे तो उस प्रश्न को पढ़ करके, देख करके, सॉल्यूशन को देख करके आपको चीजें समझ में आने लगेगी। तो इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। तो आइए क्लास को शुरू करेंगे और बिल्कुल बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और फालतू चीज नहीं लिखाऊंगा, है ना। जो मुझे लगे कि बेहतर चीजें जिससे आप आगे की चीजों को कर पाएंगे। जब तक उस चीज को जानिएगा नहीं तब तक उस प्रश्न आपसे बनेगा नहीं, उस पर विशेष फोकस हमारा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के क्लास को। देखिए, ज्यामिति के परिभाषा से लेकर के आपको कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो कुछ डिफिनेशंस हैं, ये डिफिनेशंस नहीं है, ये एक प्रकार का दवा है जो आपको ज्यामिति में काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अभी हम लोग शुरू किए हैं ज्यामिति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ज्योमेट्री।
ठीक है, लगभग आपको मिलेगा देखने के लिए इससे 18 से 20 मार्क्स देखने को मिलेगा सिर्फ त्रिभुज से, है ना। ऐसा मत सोचना है कि रचना से और वृत्त से सब मिला के बोला जा रहा है। 18 से 20 नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी अच्छे खासे मिलेंगे देखने के लिए, तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ज्यामिति हम लोग पढ़ेंगे और ज्यामिति के परिभाषा से लेके इनकी प्रमुख बिंदुओं पर भी हम लोग फोकस करेंगे, फालतू बात को छोड़ करके। चलिए, सबसे पहले तो इनकी परिभाषा को जानेंगे। तो जब परिभाषा से कहता है कि जया और मिति दो शब्द से मिलकर के बना है, एक जया और एक मिति, ज्यामिति। तो आप बोलिएगा कि जया मतलब कोण और मिति मतलब माप, अर्थात कोणों की माप को ज्यामिति कहते हैं। कोणों की माप को ज्यामिति कहते हैं। अगर देखते हैं ग्रीक भाषा में, अंग्रेजी को देखते हैं, तो ग्रीक भाषा में जियो का मतलब होता है भूमि, मीटरन का मतलब होता है माप, जबकि इंडिया में मेजर का मतलब माप होता है, मेजरमेंट। तो मीटरन का मतलब क्या होता है? माप, अर्थात भूमि की माप को ज्यामिति कहते हैं। भूमि की माप को ज्यामिति कहते हैं। लेकिन देखिएगा, ये जो परिभाषा है आपका, यह परिभाषा केवल उनके नामों पर है, लेकिन फैक्ट परिभाषा क्या होगा, क्या आप बोलिएगा? तो याद रखिएगा, सबसे बेहतर परिभाषा आप बोलेंगे कि ज्यामिति किसे कहते हैं। कोई बोलेगा आपसे कि ज्यामिति क्या है, तो आप बोलिएगा कि गणित की वैसी शाखा जिसमें बिंदु, समतल, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, बहुभुज इत्यादि आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, तो इसी को लिखिएगा। कैसे लिखेंगे? बोलेंगे गणित की वैसी शाखा जिसमें बिंदु, रेखा, समतल, बिंदु, रेखा, समतल, गणित की वैसी शाखा जिसमें बिंदु, रेखा, समतल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, बहुभुज इत्यादि आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, कॉमा, उसे ज्यामिति कहते हैं। उसे ज्यामिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। इसे आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए, इसे आप नोट कर लिए होंगे। देखिए, लिखना जरूरी है। अभी आप एक ही पेज पढ़िए, अभी आप 2 ही पेज पढ़िए, लेकिन जरूर लिखिए, क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ लिया ज्योमेट्री ना, उसे याद भी नहीं है, तो इसलिए पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। पहला क्लास है, थोड़ा सा आराम से, है ना। कोई अकबकाने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना शालीनता से पढ़ोगे मज़ा उतना ही आएगा। ठीक है,
चलिए अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें फालतू फालतू हैं, कितना लेके चलेंगे, सिर्फ फैक्ट बात करेंगे हम लोग, ठीक है। याद रखिएगा कि ज्यामिति का जो खोज है ना, वो सब खोज पर नहीं जाते हम लोग, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आप एक फैक्ट रीजन जानिएगा तो डायरेक्ट कि ज्यामिति का खोज सबसे पहले ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड किए थे, और इसीलिए यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है, ठीक है। यह ग्रीक गणितज्ञ थे, ग्रीक गणितज्ञ अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे, तो इनके बारे में एक लाइन लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा ज्यामिति का खोज, ज्यामिति का खोज अलेक्जेंड्रिया के ग्रीक गणितज्ञ, अलेक्जेंड्रिया के ग्रीक गणितज्ञ, अलेक्जेंड्रिया के ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने ज्यामिति का खोज, अलेक्जेंड्रिया के ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने किया। इन्होंने ज्यामितीय कथन को तर्क के द्वारा, तर्क का मतलब होता है बहस करना, तर्क के द्वारा साबित किया। इसलिए ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है, यूक्लिड को कहा जाता है। अब जरा समझिएगा एक बात को ध्यान से कि ज्यामिति का खोज सबसे पहले कौन किए थे, तो अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे जिनका नाम था यूक्लिड, वो ग्रीक गणितज्ञ थे, और इन्होंने ज्यामितीय कथन को तर्क के द्वारा साबित किया, ठीक है। अब ज्यामितीय कथन क्या बात है भाई, ये ज्यामितीय कथन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो कहने का ये अर्थ है कि जैसे जैसे यूक्लिड ने कुछ तर्क देना शुरू किया तो वह अपनी तर्कों को साबित करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया को अपनाया, आपस में बातचीत करके उनके तर्क किसी के सामने प्रकट किए, तो वहाँ के जो लोग थे या गणितज्ञ थे उन्होंने इनकी बातों को स्वीकार कर लिया और इनकी बातों में सच्चाई दिखाई देने लगी और सत्यता की जांच खुद ब खुद होने लगा। इसलिए इन्हें बहस के द्वारा जो साबित किए उनको एक्सेप्ट कर लिया गया और ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाने लगा। तो ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, तो यूक्लिड को कहा जाता है, ये माइंड में रखेंगे। तो यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को बहुत खंडों में निकाला, जिसमें कहते हैं 13 खंड में बांटा, ठीक है। अब इन 13 खंडों के बारे में हम लोग क्यों चर्चा करना, इन 13 खंडों को एक पुस्तक में संकलित किया गया जिसका नाम था द एलिमेंट्स, बुक का नाम है द एलिमेंट्स, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट को लिखा था, जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला था ना उसी में लिखा था। तो उनसे मतलब नहीं रखिए, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन आता है यहाँ पे कि ज्यामितीय कथन, तो जो यूक्लिड ने कथन दिया उसी को ज्यामितीय कथन कहा जाता है। लेकिन यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किया, 4 भाग में बांट करके दिखाया। तो क्या क्या दिखाया भाई, तो देखिएगा यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किया, जिसमें पहला आता है अभिगृहित का दूसरा नाम होता है आपतन मान्यता या स्वयं सिद्धि, और या इसको बोल सकते हैं आपतन मान्यता, इसी को एक्सियम बोलते हैं,
ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सियम बोला जाता है। तो अभिगृहित का दूसरा नाम है स्वयं सिद्धि, आपतन या मान्यता इसको बोला जाता है। दूसरा, इसको यूक्लिड ने प्रमेय बनाया, ऐसा कथन में बांटा कि प्रमेय दिया, उनको एक श्रेणी दिया प्रमेय, जिसको हम लोग थ्योरम के नाम से जानते हैं। और तीसरा में आया उपप्रमेय, उपप्रमेय कोरोलरी, कोरोलरी उपप्रमेय आया। फिर अगला है निर्णय, निर्णय मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब जरा समझिएगा इसको। देखते हैं ना कि कभी कभी जब सवाल हम लोग बनाते हैं ज्यामिति का, तो सवाल बनाने के क्रम में पता ही नहीं चलता है कि कब कौन सा रूल लगेगा, और आपको धैर्य बना के वीडियो के अंत तक रहना होगा। अगर सोचिएगा कि जल्दी जल्दी इसको कर लें तो कंप्लीट नहीं होने वाला। अगर चाहते हैं कि दोबारा कभी भी ना पढ़ना पड़े ज्यामिति, तो एक बार समय दे दो, इससे आपकी लाइफ बनती है ना, बर्बाद थोड़ी ना हो जाओगे। हैं, टिकटॉक इंस्टाग्राम जो रील्स देखते हो उससे तो बहुत बेहतर है, या उसी को बेहतर आप मानते हो। चलिए, तो आप जानिएगा कि यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किया। याद करो जल्दी से, 4 तरह से प्रस्तुत यानी 4 तरह से प्रकट कैसे किया, तो बोलेंगे अभिगृहित, स्वयं सिद्धि, आपतन मान्यता, इनका नाम है तीनों का। अगला है प्रमेय, उपप्रमेय और निर्णय। निर्णय का मतलब होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब सुनिएगा मैथमेटिकल क्या है, निर्णय मतलब हिसाब होता है, समझिए एक भाषा में कि हिसाब। देखिए अब समझिए, जिस लड़का के पास ये अभिगृहित का नॉलेज होगा, उस लड़का से प्रश्न बनना बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रमेय की जरूरत पड़ेगी किसी भी हिसाब को बनाने के लिए, आपको उपप्रमेय की जरूरत पड़ेगी किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए, आपको निर्णय की जरूरत पड़ेगी हिसाब खुद सोल्व होने के लिए। मतलब एक फैक्ट बात बता देता हूं आपको कि जो विद्यार्थी अभिगृहित, प्रमेय और उपप्रमेय जानता हो, उसे प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी निर्णय तक आने के लिए आपको इन तीनों का ज्ञान होना चाहिए। आप देखे होंगे 9वां क्लास में, 8वां क्लास में आपको ज्यामिति में कुछ थ्योरम पढ़ाया जाता है। थ्योरम इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि फार्मूला तो होता नहीं है, ज्यामिति में एक फार्मूले नहीं होते हैं। ठीक है, सब बनाया जाता है थ्योरम के अनुसार, सब थ्योरी पढ़ पढ़ के बनाया जाता है, कोई फार्मूला नहीं होता है। जो फार्मूला बनता भी है तो वो सब के सब बनता है, सूत्र बनाए जाते हैं तो उसके थ्योरी को पढ़ के बनाया जाता है, स्टेटमेंट से बनाया जाता है। ठीक है, अभिधारणाओं से बनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, इनको अगर बारी बारी से आपने सीखना शुरू कर दिया, इनको बारी बारी से अगर आपने सीखना शुरू कर दिया, तो ये वाला आपको बिल्कुल जो कहते हैं ना कि चटनी लगता है सवाल, बिल्कुल वैसा ही लगने वाला है आपको। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक बार समझ लेते हैं, एक बार लेक्चर के माध्यम से, तो आपको क्लास के रूम में याद हो जाएगा, क्लासरूम में भी अभी याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है, किसे कहते हैं अभिगृहित, तो बोलेंगे वैसा ज्यामितीय कथन। देखो भाई, तुम खुद लिख लोगे, हम बोलूंगा इतना बार कि तुम खुद लिख लोगे, मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वीडियो को रोक रोक भी लिख सकते हो आप, लेकिन मेरे साथ सीखो। बोलेंगे वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अभिगृहित कहते हैं। नाम देखिए ना, नाम है स्वयं सिद्धि, मतलब खुद सिद्ध है। नाम देखते होंगे गाँव में, जो जिस दिन पैदा होता है उसी का नाम उसी दिन पड़ जाता है। सोमवारी, शनिचर, शुक्र, है ना, पड़ता है नाम। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जिस दिन अगर जन्म हुआ है उसी दिन उनका नाम पड़ गया, वही नाम पर बन गया। जैसे सोमवारी, है ना, मंगल, सब नाम है। ठीक है, तो उसी तरीके से लिखा हुआ है स्वयं सिद्धि, नाम ही कह रहा है जो खुद सिद्ध हो, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं हो, उसे स्वयं सिद्धि कहते हैं। तो आपके मन में चल रहा होगा कि वह कौन ऐसा चीज है जिसे सिद्ध नहीं करना चाहिए, सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, सिद्ध होता ही नहीं है। तो मैं बताऊंगा आपको, पहले एक बार सीखो। यहाँ पे बोलेंगे वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अभिगृहित। स्वयं सिद्धि, आपतन मान्यता,
ठीक है। दूसरा है प्रमेय, जो अभिगृहित से साबित होता है उसे हम प्रमेय कहते हैं। जो अभिगृहित से साबित होगा उसे प्रमेय कहेंगे। बोलेंगे वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित से साबित होता है उसे प्रमेय कहते हैं। वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित से साबित होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। आप सबका परिभाषा लिखिएगा खुद से, नीचे लिखिएगा अभिगृहित देकर डैश और परिभाषा खुद से लिखिएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको खुद से लिखना है, तब जानूंगा कि आप तेज हैं पढ़ने में। चलिए अगला उपप्रमेय। क्या है उपप्रमेय? बोलेगा वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित प्रमेय दोनों के द्वारा साबित होता है उसे उपप्रमेय कहते हैं। एक बार सुनिएगा, धीरे धीरे बोल देता हूं, सुनना। वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित प्रमेय दोनों के द्वारा साबित होता है उसे उपप्रमेय कहते हैं। अगला है कि निर्णय किसे कहेंगे? बोलेंगे वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित उपप्रमेय प्रमेय उपप्रमेय तीनों के द्वारा साबित होता है उसे हम निर्णय कहते हैं। अपने मन में बोलना है, जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हो ना, मन में बोलो, किसी को पता भी नहीं चले और हम दोनों में बात हो रही है कि नहीं है? बिल्कुल। पहला मैं बोल रहा हूं, आप धीरे धीरे बोलना मन में। वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अभिगृहित कहते हैं। इसका दूसरा नाम स्वयं सिद्धि या आपतन मान्यता भी है। बोल रहे हो मन में? नहीं बोलोगे तो खुद जानो क्या होगा, बोलोगे तो याद हो जाएगा, लगेगा कि हाँ हम भी बोल पाएंगे। देखिए प्रमेय हम उनके लिए नहीं है जो जबरदस्ती पढ़ा सकते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं हम उनके लिए हैं। प्रमेय बोलेंगे वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित के द्वारा साबित होता है उसे प्रमेय कहते हैं। अगला है उपप्रमेय। वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित प्रमेय दोनों के द्वारा साबित होता है उसे उपप्रमेय कहते हैं। मैं बोलूंगा निर्णय। वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित प्रमेय उपप्रमेय तीनों के द्वारा साबित होता है उसे निर्णय कहते हैं। हमको तो लगता है कि आपको याद हो गया है। याद हुआ तो आप लिखिएगा, ठीक है? आप लिखिएगा अभिगृहित देकर डैश, अपने से लिखना कि वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अभिगृहित कहते हैं। बोलेंगे प्रमेय। वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित के द्वारा साबित होता है उसे हम प्रमेय कहते हैं। उपप्रमेय। वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित और प्रमेय के द्वारा साबित होता है उसे हम उपप्रमेय कहते हैं। वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित प्रमेय और उपप्रमेय तीनों के द्वारा साबित होता है उसे निर्णय कहते हैं। लिख लेंगे? राइट। वीडियो को रोकिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद ही काम करेंगे आगे। आप वीडियो को रोकिए, पहले उसको लिखिए। चलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अब क्या इसमें चलेंगे हम लोग। अब बारी बारी से ना हम लोग बताएंगे आपको कि अभिगृहित के बारे में। पहला हम लोग पढ़ेंगे अभिगृहित के बारे में कि अभिगृहित निम्नलिखित है। अभिगृहित निम्नलिखित है। अभिगृहित क्या है? निम्नलिखित है। चलिए आपको भी लग रहा होगा कि अभिगृहित कौन कौन सा है अभिगृहित, तो जानिए जिसे सिद्ध ना करना पड़े। ठीक है, मैं लिख लिख के करूंगा, आपको समझा के करूंगा, आप भी मेरे साथ फिगर बनाएंगे सुंदर से। चलिए पहला है हमारा कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब अगर एक बिंदु से अगर हम रेखा खींचेंगे तो बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए हाँ, इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये वाला आपको ही बनाना है। जैसे ही हो गया एल, ये पूरा रेखा हो गया एल, ये पूरा हो गया एम,
ये पूरा होगा एन, यहाँ देते हैं ओ, इसको छोड़ देते हैं, है ना। यानी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे सुनिएगा, जैसे ये बड़ा जितना लीजिएगा ना उतना ज़्यादा लाइनें खींचा जाएगी, उतना ज़्यादा लाइनें खींचा जाएगी। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझने के लिए ज़्यादा लंबा ना करके आपको इतना ही बताया मैंने कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अगर एक बिंदु से अगर रेखा खींचेंगे तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो आपको उतारने के लिए टाइम क्या देना, आप वीडियो को रोकिएगा, उतारिएगा। दूसरा है आपका कि दो बिंदुओं से, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये दवा पढ़ा रहा हूं, दवा। ये एकदम जिस तरीके से खेत में हम लोग यूरिया खाद डालते हैं ना, उस तरीके से ही ये है। तो इसलिए बेहतर तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट मिलेगा आपको। अभी तो ये शुरुआत है, जब क्लास के 2-3 दिन हो जाएंगे उसके बाद तुमको फील होने लगेगा कि एकदम बेस्ट, यहाँ से बेहतर आपको मिलेगा ही नहीं कहीं और। लेकिन पहले देना होगा आपको समय। नहीं दीजिएगा समय तो ये क्या, तुम्हारा कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। तुम जिस पे समय दोगे वही तेरा अपना होगा, बाकी समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। सिद्ध है। अरे आप यहाँ पर एक बिंदु लीजिए ना, और एक बिंदु कहीं और ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। तो यहाँ ले लिया, यहाँ से जब खींचिएगा तो एक ही रेखा खींचाएगा। तो कहाँ भी ले लीजिए। तो अभी दिखाना है आपको, तो थोड़ा सीधा ले लेते हैं हम रेखा खींचने के बाद बिंदु बैठाएंगे, बात तो बराबर ही है। तो हो गया, एल रेखा है और ए और बी दो बिंदु है। तो इसे सिद्ध करिएगा, ये स्वयं सिद्ध है। तो याद रखेंगे कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। मरे मन बोलो, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा बोलेंगे, दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला। हाँ, इसको नोट करते रहना है आपको। समय दीजिए भाई, बहुत टफ चीज को आप पढ़ रहे हो, लोग टफ बना दिया आपको। आप पढ़ने के बाद आप फील करोगे कि इससे आसान कोई चैप्टर होता ही नहीं है। तीसरा देखिएगा, तीसरा है कि एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती है। अनंत बिंदुएं होती है। एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती है। जैसे अगर मैंने एक रेखा खींचा है तो आप पढ़े होंगे कि बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। ये अगर रेखा जो बना है ये छोटे छोटे डॉट से मिलके बना होगा। तो इसलिए हम दिखाते हैं, जूम करके आपको जूम करके दिखा रहे हैं। आप देखिएगा, जूम करके दिखा रहे हैं। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, ये बिंदु ई है। उसी तरीके से ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना है। तो याद रखेंगे कि एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती है। अगर यही चीज सीधा है तो रेखा है, टेढ़ा हो जाएगा अर्थात गोल हो जाएगा तो वृत्त बन जाएंगे। चलिए, तो चौथा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेफेयर का अभिगृहित। प्लेफेयर का अभिगृहित क्या है? प्लेफेयर का अभिगृहित, तो प्लेफेयर एक वैज्ञानिक थे, है ना। इनको गणित में भी बहुत रुचि था और इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया और इनका स्टेटमेंट बहुत विख्यात हो गया, इसलिए इन्हें अभिगृहित के श्रेणी में रखा गया। और कौन रखे थे? यूक्लिड रखे थे। प्लेफेयर का अभिगृहित। चलिए, प्लेफेयर का अभिगृहित क्या है? प्लेफेयर देखिएगा, कहते हैं कि यदि एल कोई रेखा, यदि एल कोई रेखा, इनके अनुसार पी के तल में कोई बिंदु, अगर कोई पी है, पी तो नाम का है, कोई पी के तल में कोई बिंदु है और अगर रेखा एल के समांतर खींचा जाना चाहता है कि हमको समांतर खींचिए, तो एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस बात को किसने कहा था? प्लेफेयर ने कहा था। इसलिए इसको प्लेफेयर का अभिगृहित कहा गया। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि एल कोई रेखा, पी के तल में कोई बिंदु, रेखा एल के समांतर बिंदु पी से
एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी समान होगा, क्योंकि प्लेफेयर के अभिगृहित के अनुसार यही होता है कि बीच की दूरी बराबर होगी, क्योंकि समांतर होगा। देखिए एक चीज समझाते हैं आपको, अगर एल कोई रेखा और पी के तल में कोई बिंदु, तो इससे तो बहुत सारा रेखा खिंचाएगा ना, लेकिन एक ही रेखा ऐसा खिंचाएगा जो एल के समांतर होगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो बोलेंगे ऐसे, यदि एल कोई रेखा, पी के तल में कोई बिंदु, रेखा एल के समांतर, बिंदु पी से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो पहले ही हम फिगर बना दिए। मान ले जाए ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो याद रखिएगा समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो इसका प्लेफेयर का विपरीत ऐसे लिखेंगे, डैश देखिए, यदि एल कोई रेखा पी के तल में कोई बिंदु, बंद कर दो, तो उसको बंद करो। यदि एल कोई रेखा पी के तल में कोई बिंदु, पी के तल में कोई बिंदु, यदि एल कोई रेखा पी के तल में कोई बिंदु, रेखा एल के समांतर, रेखा एल के समांतर, रेखा एल के समांतर बिंदु पी से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद फिगर बना लीजिएगा, नोट भी लिख लेंगे कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है। समझ में आ गया बात? इसे 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, बार बार बोलिएगा, बार बार समझिएगा। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना माइंड आपका इंक्रीज होगा, और माइंड अगर इंक्रीज होगा तो फिर कोई चीज़ भी पढ़ाया जाए तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि ज्यामिति ना समझ में आने का कारण मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों को ज्यामिति क्यों नहीं समझ में आता है। इसके पीछे एक छोटा वजह है, बस एक छोटा सा वजह। अब अचानक मुझे कोई पाइथागोरस बनवाने लगेगा, अरे भाई पाइथागोरस से पहले समरूप पढ़ना होता है, समरूप का ज्ञान ही नहीं है, भुजाएं समानुपाती क्या होता है पता ही नहीं है, तो कहाँ से समझ में आएंगी चीज़ें। तो छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ करके बड़े से बड़ा चीज़ को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अभी धैर्य बना के रखिए, अब पूरा क्लास के अंत तक रहेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो अभी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो आपके यूजफुल लगे, आपके लायक है, आपको इससे कुछ फायदे हैं, तभी सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये सब लिखते हैं और याद भी करते रहेंगे। हम दूर जरूर हैं लेकिन आपके पास ही हैं हम। अगर आप याद कर लिए तो समझेंगे कि आप मेरी बातों को समझे हैं और मानते हैं, नहीं तो फिर वही। चलिए 5वां नंबर, सरल रैखिक युग्म का अभिगृहित। सरल रैखिक युग्म का अभिगृहित। सरल रैखिक युग्म का अभिगृहित क्या होता है? सरल रैखिक युग्म का अभिगृहित जरा समझिएगा। कहता है कि यदि कोई सरल रेखा पर, यदि किसी सरल रेखा पर, यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, कोई किरण आधारित हो, यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो इससे बने आसन कोणों का योग, तो इससे बने आसन्न कोणों का योग, कोणों का योग
180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, और भी साफ लिखते हैं लेकिन बट थोड़ा जल्दी जल्दी भी तो करना है, समझाना भी है, याद भी करना है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ना इतना कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ता है। एक ऑफलाइन क्लास में जाएगा और पढ़ेगा वहाँ, लेकिन अगर उसको फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो उसे बहुत तकलीफ होता है। क्या करिएगा, पढ़िए, पेमेंट करिए मोटी मोटी रकम। चलिए, यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो इससे बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सीखिएगा, अगर कभी भी सरल रेखा हो, कभी भी सरल रेखा हो, मान ले ए बी और यहां पर ओ है, मतलब ए ओ बी एक सरल रेखा हो तो ये आसन कोण बनता है, इसी को कहते हैं आसन कोण। अब ये कोई जरूरी नहीं कि दुए को बनेगा, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, लेकिन सभी का योग 180 होगा। सभी का योग कितना होगा? 180, 180 डिग्री। तो चलिए लिखेंगे, चूंकि ए ओ बी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, तो हम कह सकते हैं इस कोण को क्या पढ़िएगा, जिस कोण को पढ़ना होता है उस कोण को बीच में रखते हैं। जैसे ए ओ सी, तो ये वाला कोण पढ़ाएगा। इस कोण को पढ़ने के लिए कहेंगे तो बी ओ सी, तो ये वाला कोण पढ़िएगा। तो इन दोनों का योग 180 होता है, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे ए ओ सी, तो कौन बोलेगा ए ओ सी। इसको पढ़िएगा बी ओ सी बोलो, चाहे सी ओ बी बोलो, तो अच्छा लगता है बी ओ सी। दोनों को जोड़िएगा तो 100 कितना मिलेगा? 180 डिग्री। ये भी एक बहुत बड़ा थ्योरी है जो प्रश्न को बनाने के लिए एकदम अति महत्वपूर्ण है। चलिए, छठा नंबर समझिएगा, सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित का विलोम। चलिए, सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित का विलोम, ठीक है, क्या होता है भाई? तो ठीक इसका उल्टा बोलेंगे। विलोम लिखल है तो सीधे उल्टा बोलेंगे। उल्टा आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे, अगर तुमको कोई कहेगा पढ़ तो नहीं पढ़ो, तो ये उल्टा है। क्या है? उल्टा। तो हम बोलेंगे सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित का विलोम, तो बोलिएगा पहले सरल रेखा पर था तो आसन कोण बनाता था और योग 180 डिग्री होता था। आज उल्टा है, रेखा रहेगा और आसन कोण का योग 180 दिया रहेगा तो ये रेखाएं सरल होगी। यानी यदि किसी रेखा पर कोई किरण आधारित हो, यदि बने आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो रेखाएं सरल होती हैं। तो रेखाएं सरल होती है, तो रेखाएं सरल होती है, यह एक सरल रेखा होती है। चलिए, इसका फिगर कैसा होगा? तो इसका फिगर भी सेम टू सेम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा लाइन है, इसमें भी वही होगा ए ओ सी बी, लेकिन ये सरल नहीं माने हम, इसको हम सरल नहीं माने, ठीक है। ये कोई रेखा है, सी पर गया, ठीक, एक ये कोण बनाया, एक ये कोण बनाया। इसने पहले ही बता दिया था कि ये 180 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। इसने पहले ही बता दिया कि योग 180 है, तो इसलिए हम बोलेंगे, इसलिए रेखाएं सरल होगी, इसलिए ए ओ बी एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा है। आई बात समझ में? तो एक पढ़ा हमने सरल रैखिक युग्म का, जब प्रश्न बताऊंगा तब आपको वहां लगाऊंगा सरल रैखिक युग्म का भी क्या होता है, तो जानोगे तब तो पता चलेगा। तो बोलेंगे सरल रैखिक युग्म का अभिगृहित,
तो इस तरीके से आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो समझ में आपको आ ही गया है। एक बार नोट कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। नहीं याद होगा ऐसा हो नहीं सकता है। और पहला दिन का क्लास है, एकदम कंठस्थ कर लीजिए, तब मैं जानूंगा कि तुम्हें ज्यामिति सीखने की चाहत है और तुम कहीं ना कहीं अब मेहनत तो कर रहे हो लेकिन सफल नहीं हो रहे हो। अगर नहीं याद करोगे तो फिर समझेंगे तुम्हारा भी हाल वही होगा जो पहले से हो रखा है आपका। चलिए छापिए। चलिए देखिएगा, अगला है हम लोग का शिविर नंबर बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है सरल रैखिक युग्म का अभिगृहित। सरल रैखिक युग्म का अभिगृहित। खोला का बोलेगा सर करिया लग रहे हैं। हाँ, करिया लग रहे हैं, सब फिल्टर के कमाल होता है। देखते हैं कि आजकल बकलोलियनों सुंदर लगती है, फिल्टर के कमाल है, सब फिल्टर से हो जाता है। हमें ज़रूरी था कि हमारा अपना शकल नहीं दिखाना, ज़रूरी हमारा था बोर्ड दिखाना। ज़्यादा ब्राइटनेस कर देते तो हमारा शकल एकदम भक भक भूअर लगता। आज बोर्डवा पर वाला कुछ नहीं सूझता, तो हमारा शकलिया देखिएगा, बोर्ड देखिएगा। इसीलिए हमको इसका इम्पोर्टेंट दिया कि बोर्ड दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बोर्डवा पर देखिएगा बढ़िया से, चेहरवा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप बोर्ड देखिए। हाँ, ऐसे भी कहा जाता है कि अब डिजिटल बोर्ड रहता तो अच्छा से देखिए भैया, कुछ नहीं, पढ़े वाला लड़का रहता है चटइयों बिछा के पढ़ लेता है, और पढ़ाए वाला टीचर रहता है कि जो पढ़ा देगा। ठीक है, उसको के जो ज़रूरत नहीं डिजिटल बोर्ड, इन पे काम चल जीती उसका, है कि नहीं जी। तो इसमें ध्यान देना है आपको कि ये जो दिखाई दे रहा है, हम अच्छा खाना जहाँ जाते हो रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में जब खाना जाते हो खाने के लिए, तो वहाँ देखते हो कि कैसे बना के लाता है अंदर से। कभी हुलक के जाके देखना, इतना गंदा रहता है कि कुछ कहने का नहीं, इतना गंदगी रहता है कि कुछ कहने का नहीं। प्लेट देगा, प्लेट एकदम चकाचक करके देगा, लगेगा कि खाएंगे तो रेस्टोरेंट में आए हैं, है ना। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि भोजन किस पात्र में बन रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि भोजन कैसा बना है। ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि बोर्ड हमारा कैसा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पढ़ा कैसा रहे, याद हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बस। चलिए, हाँ, सरल रैखिक युग्म का अभिगृहित हम लोग पढ़ेंगे। तो सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित में क्या पढ़िएगा, तो देखिए सीखना। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो संगत के कोण समान होते हैं। तो संगत के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मान लिया कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है, और ईएफ रेखा ए बी और सी डी को जी और एच पर काटती है, जी और एच पर काटती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दो समांतर रेखा को अगर कोई लाइन काटती है तब संगत के कोण बराबर होते हैं। तो आपको अब लग रहा होगा संगत किसे कहते हैं, तो देखिए संगत किसको कहते हैं, एक मिनट, बहुत, हाँ, चलिए बच्चा रो रहा है। देखिए, तो याद रखेंगे कि संगत किसको कहते हैं। संगत उसे कहा जाता है जो एक जैसा नहीं रहता है, उसको संगत कहते हैं। नहीं कहते तो सत्संगी खराब हो, तो एक के रंगन है। आज संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। लोगों कहते हैं कि जैसा सत्संगी में रहिएगा और उसने संगति में बदल जाइएगा, ढल जाइएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप सोच लेंगे ना कि नहीं बदलना है, तो किसी की औकात नहीं कि जो तुम्हें बदल दे। संगत तंगत सब तेल लेवे चल जाएगा, समझे। और तुम क्या होते हो, पल भर की कुछ पाने के लिए तुम टघर जाते हो, पिघल जाते हो। इसलिए कहा जाता है पानी और जवानी जिधर ढुलाव देखता है उधर ढुल जाता है। इसलिए जवानी पे कंट्रोल रखिएगा, समझे। हाँ, देखिए संगत उसे कहेंगे, देखो जी 3 महला बिल्डिंग है, छजवा पर चढ़ के जो देखते हैं, हाँ, ये देखिए हेमा मालिनी के, ये देखो ये हेमा मालिनी के जगह पर निचवा में एगो अमिताभ बच्चन खड़ा रहे,
तो इसी को संगत कहा जाता है। ठीक है, हिपियो दे देते हैं इसको। हाँ, इसको संगत कहेंगे। मतलब अगर ये ऊपर छज्जा पर खड़ा है और ये भी ऊपर छज्जा पर खड़ा है तो इसको हम संगत कहेंगे। ठीक है, चलिए तो बोलिएगा। जैसे जैसे ई वाला है, इसका संगत, ऊपर का ऊपर संगत, नीचे का नीचे संगत। अब कहोगे सर हमें याद नहीं होगा। ऊपर का ऊपर संगत, इस साइड में भी वैसे ही होता है और नीचे का नीचे संगत हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग कर देता हूं तो याद करना आसान। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या नंबरिंग रट लीजिएगा। नंबरिंग इसलिए दिया गया है ना ताकि कौन पढ़ने के ई बला ऊ बला ऐसे करिएगा कि ई बला के संगत ऊ बला, ई बला ऊ बला नहीं होता है। यहाँ पे नंबरिंग कर दिए ताकि बोलिएगा आप भी मने मन। अगर हम पूछेंगे 5 का संगत कौन, तो आप मन में बोलिएगा 1। तो 1 का संगत कौन 5 और 3 का संगत कौन 7। मतलब समझ गए हैं सर, ऊपर का ऊपर होता है और नीचे का नीचे होता है संगत कौन से। ठीक है, तो बोलिए जैसे 1 का संगत कौन 5 और 3 का संगत कौन 7। अगर 7 का बोलेंगे तो नीचे का निचवा से, ऊपरौका के ऊपरौका से, नीचे का नीचे से, ऊपर का ऊपर से संगत होता है। तो जैसे उस साइड हुआ है वैसे ही इस साइड होगा। तो 2 का संगत कौन क्या होगा 6 और 4 का संगत कौन क्या होगा 8। तो बोलिएगा 2 का संगत कौन 6 और 4 का संगत कौन 8। तो यही होगा आपका संगत कौन। तो अब आपसे पूछूंगा अभी, नंबरिंग बदल दूंगा। लो 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 बदल देता हूं, बहुत रट लिया तुम। 5 9 11 17 17 30 12 2 45। लो लो रट के पढ़ने वाले विद्यार्थी जी। 9 का संगत कौन क्या बोलिएगा 2, 17 का क्या बोलिएगा 25 45, 11 क्या बोलिएगा 30, 5 का क्या बोलिएगा 12। संगत कौन याद हो गया। नंबरिंग इसलिए करते हैं दोस्त कि नाम पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। AGE जैसा रुक के बोलिएगा AGE, इसका संगत बोलिएगा CHG। पता नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बोल रहे हैं, इसलिए नंबरिंग कर दिए हैं। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट याद करिएगा। बोलेंगे जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण समान होते हैं। संगत के कोण समान होते हैं। हाँ, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण क्या होते हैं समान होते हैं। चलिए तो देखिएगा, लिखेंगे यदि AB समांतर CD हो। हाँ, जब समांतर हो तब हम कहेंगे कि कोण 1 का जो संगत होता है ना वो 5 होता है। कौन कौन से, तो बोलेंगे संगत कोण। मैं बोलूंगा कोण 2 किसका संगत है भैया बताओ जल्दी से। तो 2 जो है 6 का संगत है, तो लिखेंगे कोण 2 का संगत 6 संगत कोण। मैं बोलूंगा कोण 3 का संगत बताइए, तो कहेगा सर नीचे का नीचे से, तो 3 का संगत 7 हो जाएगा, तो 3 का संगत 7 हो जाएगा। मैं कहूंगा कोण 4 का संगत बताइए, तो कोण 4 का संगत हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया। आज जल्दी बताइए क्या याद करके आना है कोच कि 1 का 5 होता है, ऐसे नहीं ना, याद करके ये आना है कि पोजीशन याद करना है कि कहाँ का कहाँ के साथ होता है। ऊपर वाला के ऊपर वाला के साथ संगत होता है, नीचे वाला का नीचे वाला के साथ संगत होता है। तो संगत समझ में आया। तो 1 का संगत 5 बोलने का मतलब यहाँ पे कुछ हो रहेगा ना, तो उसका संगत यही होगा। बोलो यहाँ पर मान लिया अमरूद है, अमरूद, बचपन में अमदुर बोलते थे, अमदुर। आम है आम, तो पोजीशन देखिए, आम का संगत कौन होगा अमरूद होगा ना। तो याद रखेंगे, ये पोजीशन याद रखना, नंबरिंग याद नहीं रखना है। चलिए इसे भी आप एक बार नोट कर लेंगे, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, याद तो बिल्कुल क्लासरूम में ही हो जाएगा। चलिए उसके बाद एक और बचा हुआ लास्ट 8वां, बिल्कुल हमको नहीं लिखना पड़ेगा, जरा सा इधर उधर करेंगे। इसका उल्टा होता है, सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित का विलोम। उल्टा वाले को पढ़ लेते हैं।
उल्टा यही कहेगा और क्या कहेगा, अरे समांतर था तो संगत बराबर था, अभी उल्टा है, संगत बराबर अगर होगा तो रेखाएं समांतर होगी, बात तो वही है। तो चलिए, जब दो रेखा लिखेंगे, जब दो रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है, तो रेखाएं समांतर होती है, तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। मैंने अभी इसका उल्टा आ गया, मतलब जब अगर संगत कोण बराबर होगा तभी एक समांतर होगा रेखा। तो बोलेंगे इस चूंकि संगत कोण बराबर पहले ही कर देते हैं, 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7, 4 का 8 संगत है, तो इसलिए हम कहेंगे, इसलिए AB समांतर CD है। हो गया, उल्टा हो गया एक दूसरे का। तो ये हो गया तो यार 8वां नंबर हो गया। इससे पहले वाला जो था वो क्या नंबर था, 7वां नंबर था। और 7वां में फिगरवा बनावे के है और 8वां में फिगरवा बनाना है, यही वाला था। अंतर क्या हुआ है, पहले समांतर पहले था, संगत बाद में हुआ। इसमें संगत पहले एक और समांतर बाद में हुआ। तो बात समझ में आई। तो अभी तक हम लोग यहाँ तक आज क्लास को लेके चले हैं। हमें लगता है कि यहाँ तक अगर एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि आप में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको नोट करिए। आपको लगता होगा कि ये सब क्या पढ़ेंगे, अरे भैया यही है। अगर यही नहीं जानते हो, यही तो है दर्द का कारण। दर्द होते हैं ठेवना में, मरहम हाथ में लगाते हैं, ठीक कहाँ से होंगे। बात समझ में आते हैं जी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको करेंगे कंप्लीट। और देखिए मेहनत बहुत ज़्यादा, मेहनत इतना कर रहा हूँ कि गर्मी भी लग रहा है फिर भी वीडियो चला रहे हैं। आवाज़ के चलते सब चीज़ बंद है, कूलर वूलर बंद कर दिए कि नहीं हम कष्ट में रह ले चलेगा, लेकिन दूसरों के कान में भन 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 आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आप हमारे मेहनत से थोड़ा सा खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो 10-15 बच्चों के पास शेयर कर दीजिए दबा के, ताकि बच्चे जितने जुड़ेंगे उतना ही हमारे शरीर में आग बढ़ेगा। और आग बढ़ेगा तो आपको ज़रूर फायदा होगा। एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। और ये तो अभी झांकी है, अभी पूरा पढ़ाना बाकी है। अगर एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा देते ना, तो फिर रोज़ रोज़ जो वीडियो बनाते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बात समझ में आ रहा है। तो एक ही वीडियो के साथ हम लोग जुड़ेंगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे, सीखेंगे। यह वीडियो अनंत काल के लिए रहेगा, अनंत समय तक के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ा दिया 10 दिन के बाद डिलीट, नहीं डिलीट होने वाला है। ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। पूरे जोर से आप एकदम देखिए और धड़ाधड़ वीडियो को शेयर कीजिए और दबाइए, लाइक करिए बटन को। और यदि नए हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।